नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञानपीडिया की इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र समझने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो लेक्चर। सबसे पहला टॉपिक हमको पढ़ना है आज अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहने का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमने देखा था कि जब कोई देश या क्षेत्र धन को केंद्र में रखकर अपनी आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु जब अपनी व्यवस्था बनाता है, आर्थिक कल्याण हेतु जब वो व्यवस्था बनाता है तो उसको हम कहते हैं अर्थव्यवस्था। और जब इसी अर्थव्यवस्था पर जो भी वस्तु या सेवाएं जो अर्थव्यवस्था के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालेंगी, अपना प्रभाव डालेंगी, इन्हें ही हम कहते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। मतलब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहने का मतलब है कि वह क्षेत्र जो सीधे सीधे अर्थव्यवस्था पर क्या डालता है, प्रभाव डालता है, तो वो उसे ही बोलते हैं हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। सामान्य तौर पर अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 3 क्षेत्र माने जाते हैं, जिसमें कि ये अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है, समझिए। तो पहला जो क्षेत्र है उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। एक दूसरा क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरे क्षेत्र को कहा जाता है तृतीयक क्षेत्र। ये तीनों चीजें हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहेंगे, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र किन्हें कहेंगे, इसका भी प्रश्न उठता है। तो प्राथमिक क्षेत्र कहने का मतलब है अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र या अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने वाला वह क्षेत्र होगा जो प्रकृति से प्राप्त होता है। जिसमें उत्पादक की भूमिका स्वयं प्रकृति निभाती है। समझिएगा कि प्रकृति से प्राप्त होता है का मतलब है कि जैसे हमको जो चीजें मिली, जो प्रकृति से मिली, अर्थात प्राकृतिक तौर पर जो संसाधन मिले, इन्हीं को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जैसे इसी में सम्मिलित किया जाएगा कृषि, दूसरा वानिकी और खनन। कृषि के अंतर्गत पशुपालन भी आता है। यहाँ पर समझिए, जैसे कृषि कार्य करते हैं और कृषि कार्य से हम यदि गेहूं उपजा लिए, या इसी से हमने क्या उपजा लिया, धान। तो कृषि से हमने उपजाया गेहूं और धान। वानिकी से हम लोगों को समझ लीजिए कि कुछ खाने की चीजें मिल गई नर्सरी वगैरह से, और लकड़ी वगैरह मिल जाती है। खनन का मतलब है जहां से हमको अयस्क मिलता है, और पशुपालन से हमको मिल जाता है दूध। तो यहां पर हमको संसाधन के तौर में क्या मिला, गेहूं मिला, धान मिला, अयस्क मिले, दूध मिले, और यहां से क्या मिला, लकड़ी मिला। तो यह वह क्षेत्र होगा, या इसको इसीलिए हम कहते हैं प्राकृतिक क्षेत्र, या प्राकृतिक क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित किया जाता है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के तौर पर हमें वस्तु मिलती है, और हमें जो वस्तु मिली हम उसको उसी रूप में प्रयुक्त करते हैं। जैसे गेहूं, तो कृषि कार्य भूमि से हुआ, भूमि के संसाधन के तौर पर हमको गेहूं मिला, कच्चे माल के रूप में मिला, और उसको हम उसी रूप में क्या कर रहे हैं, प्रयुक्त कर रहे हैं, समझ लीजिए। वानिकी से हमको क्या मिली, लकड़ी मिली। खनन से हमको अयस्क मिला, पशुपालन से हमको दूध मिला। तो ये सारी चीजें जो होती है उस पर हम कुछ चेंज, हल्के फुल्के चेंजेस होते हैं ज्यादातर, और
उसी रूप में हम उसको अपना लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी। द्वितीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है? तो द्वितीय क्षेत्र को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है विनिर्माण क्षेत्र। तो विनिर्माण क्षेत्र, यहाँ पे शब्द आया विनिर्माण और हमने सुना हुआ है निर्माण, तो दो शब्द यहां से निर्माण और विनिर्माण। इंग्लिश में निर्माण को कहा जाता है कंस्ट्रक्शन और विनिर्माण को कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक, तो क्या दोनों शब्द मतलब दोनों शब्दों का मीनिंग एक है या दोनों शब्द अलग अलग हैं? तो प्रश्न ये उठता है कि निर्माण और विनिर्माण में क्या थोड़ा बहुत अंतर है या सिमिलर चीजें हैं दोनों? तो दोनों अलग अलग हैं। मतलब विनिर्माण और निर्माण दोनों चीजें एक ही नहीं है। निर्माण और विनिर्माण दोनों में ही वैल्यू एडिशन होगा, लेकिन समझिए वैल्यू एडिशन का मतलब जैसे मूल्यवर्धन हो गया किसी चीज का, कि हमने खनन से अयस्क जो मिला और खनन से जो अयस्क मिला उन चीजों को हमने क्या कर दिया? मूल्यवर्धित किया और लौह अयस्क को क्या बना दिया हमने? लोहा बना दिया। तो पहले क्या था? लौह अयस्क था जिसको हमने किस में कन्वर्ट किया? लोहे में कन्वर्ट किया। अब यदि ये चीज लोहा जैसे बनी और इस लोहा को यदि ये क्या हो जाता है, इसमें चलायमान है, समझ लीजिए चलायमान है का मतलब है कि यदि हम लोहे को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा पा रहे हैं तो वो हो जाएगा विनिर्माण। और यदि वो अचल है या उस पर अचल है का मतलब जिस जगह पर उसको बनाया गया सिर्फ उसी जगह पर उपयोग हो रहा है तो निर्माण के अंतर्गत आएंगी। जैसे यदि हमने कहीं पर पुल बनाया तो पुल का उपयोग, मान लो कोई पुल बना जो किसी नदी पर है, ठीक, तो नदी से इस पार से उस पार जाने के लिए हम पुल का प्रयोग वहीं करेंगे। पुल को हम खिसका करके कहीं और नहीं ले जा सकते। तो हमने बेसिकली क्या किया कि जो भी रॉ मटेरियल उपयोग किया, कच्चा माल प्रयोग किया और इस कच्चे माल से हमने क्या बना लिया? पुल बना लिया। हमने रेत ली, हमने ईंटें ली, हमने सीमेंट लिया और सीमेंट के सबके माध्यम से क्या बना डाली? पुल। और ये जो पुल बन गया वो उसी जगह पर स्थिर है, अब इसको हटा नहीं सकते हैं या उठा करके कहीं ले जा नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से यदि कोई चीज बनती है तो उसको बोलते हैं निर्माण। ठीक, विनिर्माण का मतलब क्या है? विनिर्माण में यदि हम किसी वस्तु, मतलब कच्चा माल है और उस कच्चे माल से हमने कोई वस्तु बना ली, जैसे हमने कहा कि लौह अयस्क से हमने क्या बना लिया? लोहा बना लिया। अब इस लोहे को, जैसे हमने लौह अयस्क से बनाया लोहा, तो लोहा जैसे बना, लोहे को हम कहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मान लेते हैं कि लोहा को हम छत्तीसगढ़ ले आए और छत्तीसगढ़ में ला करके कहीं हमने कार बना दी। दूसरा, इसी लोहे को हम कहा ले गए? विशाखापट्टनम ले गए और वहां बना दी हमने क्या? जहाज। मतलब जिस जगह पर यह वस्तु बनी, लोहा को हमने कहीं बनाया, मान लेते हैं कि इसको मुंबई में बना लिया, तो लौह अयस्क से हमने लोहा कहाँ बनाया? मुंबई में। मुंबई से उस लोहे को हमने कहाँ बनाया? ले लिया छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में ला करके हमने उसका बना दिया कार। उसी तरीके से विशाखापट्टनम में ले जाकर के हमने वहां पर जहाज बना दिया। तो ये जो लोहा है जिसको हमने वैल्यू एडिशन किया लौह अयस्क से लोहा बनाने में, मूल्यवर्धित किया, उसका रूप परिवर्तित किया और उसको किसी अन्य जगह पर ले जा रहे हैं, मतलब उसमें एक मोबिलिटी है, वो चलायमान है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। तो इन चीजों को हम कहते हैं विनिर्माण का क्षेत्र। जैसे विनिर्माण के अंतर्गत ही हम समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पर गेहूं था तो गेहूं से हमने क्या बना लिया? आटा। अब गेहूं कहीं पर उत्पादित होता होगा, आटा कहीं पर बनता होगा, उसके बाद इसका वितरण अलग अलग जगहों पर भी होता है।
ठीक है। तो जहां पर बनाई जा रही है उसके अलावा वो अन्य जगह पर उपयोग भी की जा रही है। जैसे कपड़ा, तो कपड़ा बना कहाँ, फैक्ट्री में बनेगा, लेकिन फैक्ट्री में बनने के बाद वह दुकानों पर आता है और हर जगह की दुकानों पर जाता है, और दुकानों पर जाने के बाद फिर उसका क्या किया जाता है, खरीद होती है और वो लोग उसको खरीदते हैं, उसका उपयोग करते हैं। ठीक है। तो ये जो कपड़ा हुआ वो हो गया मैन्युफैक्चर्ड। इसलिए हम जब भी कोई सामान वगैरह लेते हैं, जैसे कि ये मार्कर पेन ही है तो इस पर लिखा रहता है मैन्युफैक्चर्ड बाय। ठीक है। उसी तरीके से जो भी चीजें, जैसे गेहूं, आटा बने तो वहां पर भी लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड बाय, किसके द्वारा बनाया गया है। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है विनिर्माण और इसका मतलब है निर्माण। तो जब हम किसी वस्तु में प्राकृतिक मतलब प्राथमिक क्षेत्र से कोई वस्तु मिली और उस प्राथमिक क्षेत्र की वस्तु को, इसका मतलब है कि यदि हमको, विनिर्माण का मतलब हो जाता है कि यदि हमने प्राथमिक क्षेत्र से कोई वस्तु मिली और इस वस्तु में हमने मानवीय श्रम का उपयोग किया, मतलब मानव दक्ष जो था उस कार्य में उसका प्रयोग किया और इसको मूल्यवर्धन करके हमने कोई अन्य वस्तु बना दी। जैसे प्राथमिक वस्तु के तौर पर हमको मिला गेहूं, गेहूं से हमने बना लिया आटा। तो आटा बनाने के लिए हमको या तो चक्की चलानी पड़ेगी, ठीक है, या मतलब उसमें श्रम लग रहा है कुछ न कुछ। ठीक है। तो वहां पर हमने बना लिया एक वस्तु आटा। तो इस तरीके से यदि कोई चीज परिवर्तित होती है और यदि वो चलायमान है तो उसको हम विनिर्माण के अंतर्गत रखेंगे। तो जब प्राथमिक वस्तु जो मिलती है या प्राथमिक क्षेत्र जो होता है उससे जो प्राप्त वस्तुएं हैं उन पर हम विनिर्माण के द्वारा कोई नई वस्तु बनाते हैं तो उसको हम सम्मिलित करते हैं द्वितीयक क्षेत्र में, इसीलिए इसको कहा जाता है विनिर्माण क्षेत्र। अब आते हैं तृतीयक क्षेत्र पर। तो तृतीयक क्षेत्र किसे कहेंगे? तो तृतीयक क्षेत्र का मतलब है, इसका अन्य नाम भी दिया जाता है सेवा क्षेत्र। अब सेवा क्षेत्र का मतलब क्या है कि जब हम इस प्राथमिक और इस द्वितीयक क्षेत्र जो होता है उस पर कोई सेवा देते हैं और उस सेवा के बदले हम उससे क्या लेते हैं, मूल्य वसूल करते हैं। तो इन सारे क्षेत्रों को हम किसमें सम्मिलित करेंगे? तृतीयक क्षेत्र में। मतलब अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र का मतलब होगा सेवा क्षेत्र। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि हमें प्राकृतिक क्षेत्र से मिला था क्या, वानिकी से लकड़ी मिला था, ठीक है, या प्राकृतिक क्षेत्र से हमको मिला था गेहूं। ठीक। अब गेहूं से आटा हमने बना लिया किसमें? द्वितीय क्षेत्र में। ठीक है। द्वितीय क्षेत्र के बाद तृतीय क्षेत्र में समझिए कि हमने जो आटा बनाया था इससे हमने ब्रेड बना लिया और ब्रेड को हम जोमेटो के थ्रू क्या कर रहे हैं, भेजते हैं। हम जब ऑर्डर करते हैं तो जोमेटो वाला हमको ब्रेड ला करके देता है, मतलब उसने हमारे घर तक जो पहुंचाया ब्रेड को, तो वो सेवा दे रहा है, घर पहुंचाने की सेवा। तो इसके बदले हम क्या करते हैं, जोमेटो को फी देते हैं, डिलीवरी चार्ज देते हैं। ठीक। तो उसने प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का उपयोग किया और उसके द्वारा हमको सेवा प्रोवाइड की, और सेवा के लिए हमने क्या दिया, उसको पैसा दिया। तो इसको हम बोलेंगे सेवा क्षेत्र। जैसे कोई अस्पताल है या हॉस्पिटल है, इसी को बोलेंगे इंग्लिश में अस्पताल या हॉस्पिटल। तो वहां पर डॉक्टर के द्वारा क्या दी जाती है, इलाज की सेवा दी जाती है। ठीक है। तो जब सेवा दी जाती है तो उसको क्या किया जाता है, जो सेवा मिली उसकी वजह से मरीज जो है वो ठीक हुआ, तो सेवा के बदले हम क्या देते हैं, उसको पैसा देते हैं, फीस देते हैं उसकी। तो ऐसे क्षेत्र जहां से क्या हो, सेवा प्रदान करने के बदले वस्तु का मूल्य मिले, फीस मिले, तो उन सारे चीजों को हम यहाँ सम्मिलित करते हैं किसमें, तृतीय क्षेत्र में। अब एक दूसरा वर्गीकरण भी होता है जिसमें हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को दो भागों में बांटते हैं, जिसमें हम कहते हैं एक का नाम दिया जाता है संगठित क्षेत्र, या इसी को हम कहते हैं औपचारिक क्षेत्र। संगठित या
औपचारिक क्षेत्र। ठीक। और दूसरा जो होता है वो है असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र। अब यहां पर संगठित या औपचारिक क्षेत्र कहने का मतलब क्या है वो देखिए। तो संगठित क्षेत्र का मतलब है कि कोई भी सरकारी संस्थान होगा या कोई निजी संस्थान जो कैसा हो, पंजीकृत हो। तो इस पंजीकृत संस्थान को हम रखेंगे किसमें, संगठित क्षेत्र में। असंगठित क्षेत्र का मतलब है कि वह मतलब कोई भी संस्थान हो सकता है, कोई मान लो कोई ऐसी संस्थान है, दुकान है जो क्या नहीं है, पंजीकृत नहीं है। किसके पास, सरकार के पास। इसके संबंध में हमको नॉलेज नहीं है, तो उसको कहा जाएगा असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत, अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि निजी क्षेत्र, पंजीकृत क्षेत्र जैसे BSNL सरकार की इकाई है और ये सरकार के अंतर्गत क्या है, पंजीकृत संस्था है। निजी इकाई जैसे रिलायंस है, ये पंजीकृत संस्थान के रूप में। लेकिन असंगठित क्षेत्र समझिए कि आपके गांव में या शहर में कुछ दुकानें होंगी, ठीक है, वो असंगठित क्षेत्र है क्योंकि वो पंजीकृत नहीं है। दूसरा, गांव में या शहरों में जो रेहड़ी वाले घूमते हैं, रेहड़ी का मतलब ठेले वाले जो होते हैं, वो कैसे हैं, असंगठित क्षेत्र है। मतलब रेहड़ी वाले जैसे इन्होंने आया तो इन्होंने गर्मी में के समय में क्या ले बेच ली, बर्फ या आइसक्रीम बेच ली। उसके बाद जब बारिश का मौसम आया तो बारिश में इन्होंने छाता बेचना स्टार्ट कर दिया, रेनकोट बेचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और जैसे ही ठंड का मौसम आया तो ठंड में ये क्या बेचने लग गए, स्वेटर। मतलब इनका जो है एक संगठित रूप में ये काम नहीं कर रहे हैं या पंजीकृत तौर पर काम नहीं कर रहे हैं, तो इनका आकलन करना मुश्किल हो जाता है। और भारत में असंगठित क्षेत्र जो है वो लगभग 70% हिस्सा असंगठित क्षेत्र का है और 30% हिस्सा किसका है, संगठित क्षेत्र का है। अब समझिएगा कि यदि सरकारी क्षेत्र है या निजी क्षेत्र है जो पंजीकृत है, तो जब यह पंजीकृत होगा तो इसमें पंजीकृत है तो सरकार के जो नियम कानून है वह भी लागू होंगे। मतलब यदि वो पंजीकृत है मतलब सरकार के पास उसका डेटा है और डेटा के थ्रू यदि उसका आय मिलता है और आय जो है इनकम टैक्स का जो स्लैब है उससे ऊपर है तो उस पर सरकार का इनकम टैक्स का रूल लागू होगा। अब चूंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो पंजीकृत नहीं है, तो यदि उनका आय जो आ रहा है उसके घर में रह रहा है और इसका डेटा यदि सरकार के पास नहीं है, मतलब सरकार के नियम कानून यहाँ पर लागू नहीं होंगे। ऐसे तो लागू हो सकता है लेकिन सरकार का जो नियम कानून है, क्योंकि सरकार के पास उसका डेटा नहीं है, वो नियम और कानून कैसे लागू करेगी। ठीक। अब चूंकि यहाँ पर अब इसका एक इम्पैक्ट और पड़ेगा, चूंकि यहाँ सरकार के नियम और कानून के रूप में यहाँ पर लागू हो रहे हैं, पंजीकृत है। जब पंजीकृत है तो यहाँ पर जो उपभोक्ता होंगे उनका शोषण नहीं होगा। चूंकि ये सरकारी कंपनियां या निजी कंपनियां पंजीकृत है, सरकार के दायरे में है, तो यहाँ पर उपभोक्ता का शोषण होने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि यदि जहां पर वो काम कर रहे हैं उपभोक्ता, जैसे BSNL में काम कर रहे हैं, रिलायंस में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये सरकार ये नहीं बोल मतलब ये कंपनियां ये नहीं बोल सकती कि हम जो मेल है उसको मतलब 200 रुपये पर डे का देंगे और फीमेल को क्या देंगे 150 रुपये पर डे।
ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ समान कार्य के लिए समान वेतन है, क्योंकि सरकार की निगरानी में आ जाएंगे, तो उनका शोषण नहीं हो सकता है यहाँ पर, ना तो आर्थिक आधारों पर हो सकता है, ना सामाजिक और ना ही राजनीतिक, क्योंकि सरकार के दायरे में सरकार के नियम कानून के अंतर्गत चलेंगे। तो समान कार्य के लिए समान वेतन का नियम यहाँ पर लागू हो जाएगा, मतलब उपभोक्ताओं का शोषण नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर समझिए कि जैसे रेहड़ी वाले, ठेले वाले ने एक व्यक्ति को रख लिया, एक बच्चे को रख लिया, वो 14 साल से कम उम्र का बच्चा है और उससे वो काम करा रहा है, और इसके बारे में सरकार को नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये पंजीकृत ही नहीं है। तो यहाँ पर उपभोक्ताओं का क्या होता है, शोषण होता है। तो असंगठित क्षेत्र देश का एक बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र के तौर पर है, असंगठित क्षेत्रों के तौर पर हमको दिखता है, और संगठित क्षेत्रों में बहुत कम, लगभग 30% हिस्सा पंजीकृत है और लगभग 70% हिस्सा असंगठित, अनौपचारिक है या पंजीकृत नहीं है। तो असंगठित क्षेत्र का मतलब है कि वह अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत आने वाली ज्यादातर चीजें सरकार के पास पंजीकृत नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। और संगठित या औपचारिक क्षेत्र का मतलब है कि सरकार के पास जिनका डेटा है, जो पंजीकृत है, जो रजिस्टर्ड है, तो उनको हम कहेंगे संगठित या औपचारिक क्षेत्र। एक तीसरा विभाजन भी इसमें किया जाता है, जिसको कहा जाता है एक सरकारी क्षेत्र, और एक को बोलते हैं गैर सरकारी या निजी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र मतलब गवर्नमेंट के अंतर्गत जो चीजें होंगी, निजी क्षेत्र, ठीक है। तो पंजीकृत वह क्षेत्र, पंजीकृत क्षेत्र होंगी, क्योंकि सरकारी क्षेत्र है का मतलब वह पंजीकृत या संगठित सरकारी इकाइयां इसके अंतर्गत आएंगी। मतलब कोई भी पंजीकृत या संगठित क्षेत्र है और जो सरकारी है वो इसके अंतर्गत आएंगी। निजी क्षेत्र का मतलब है कि यहाँ पर संगठित भी हो सकते हैं और असंगठित भी हो सकते हैं, और ये संस्थान कैसी होंगी, संगठित क्षेत्र होंगे या असंगठित और निजी संस्थान होंगे। जैसे संगठित के तौर पर कौन सा हो गया, टाटा वाला हो गया, ठीक है, रिलायंस कंपनी हो गई, एयरटेल की कंपनी हो गई, तो ये कैसे है, संगठित है। लेकिन असंगठित ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों की दुकानें जो पंजीकृत नहीं है। इसके अलावा यदि हम बात करें असंगठित क्षेत्र में तो ठेले वाले आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे लोग जिनका एक निश्चित काम नहीं है, वो समय समय पर अपना काम बदलते रहते हैं, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, असंगठित क्षेत्र आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये सरकारी क्षेत्र है, और सरकारी क्षेत्र है का मतलब है कि सरकारी क्षेत्र या पंजीकृत या संगठित संगठन के रूप में, तो ये हमको दिखेगी समाजवादी अर्थव्यवस्था में। मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था यदि है, मतलब सरकार का उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार है, सरकार का। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि ज्यादातर संस्थाएं कैसी दिखेंगी, हमको पंजीकृत दिखेंगी, सरकारी क्षेत्र के तौर पर दिखेंगी। मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्रों का प्रभुत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन निजी क्षेत्र है, तो निजी क्षेत्र के संबंधित हमने पढ़ा था कौन सा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमको किसका प्रभुत्व दिखता है, निजी क्षेत्र का। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की प्रति कौन सी है, सरकारी क्षेत्र ज्यादा दिखाई देंगे, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमको दिखाई देगा कौन सा, निजी क्षेत्र। आशा करता हूं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां पसंद आई होंगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।